गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 14 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। क्योंकि आज संडे का दिन है तो न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल हैं वो थोड़े कम आए हुए हैं, लेकिन हम फिर भी करंट अफेयर के लिहाज से जो यूपीएससी के साथ में इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे उनके बैकग्राउंड के साथ, उनके स्टैटिक के साथ उनको पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों से कुछ भी यूपीएससी के लिहाज से छूटे ना करंट अफेयर में, और ज़्यादा गहराई से आप लोग न्यूज़पेपर को समझ पाएँ। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार जो ये सवाल है इसका आंसर दे दीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स के लिए पूछा गया है। वेरा रंगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था, कौन से स्टेट के अंदर आता है। अभी क्योंकि ये जो है 7th टाइगर रिजर्व बनने वाला है इस स्टेट में, जौन सी भी स्टेट यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो इसी वजह से न्यूज़ में भी था। जल्दी से आंसर मुझे बता दीजिए। आंसर जो इसका होगा वो होगा ए, मध्य प्रदेश। क्यों, चलिए समझते हैं। हमें पता है कुनो नेशनल पार्क के बारे में, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ से यहाँ पर तंजानिया से बहुत सारे टाइगर्स को लेकर आया गया। उसके बाद अब उन टाइगर्स को साख्या सागर के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म करने की बात चल रही है। अब उसके बाद में जो ये दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की इस जगह के ऊपर आप देख पाएंगे। बहुत सारे यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, इसके बाद कान्हा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हमारे पास है। फिर पेंच नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है। सतपुरा नेशनल पार्क यहाँ पर है। तो ये सारे के सारे जो 6 हैं आप देख पाएंगे। और 7th जो है ये प्रपोज्ड है, यानी कि अभी तक बना नहीं है, बनने वाला है। इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है रानी दुर्गावती के नाम से, जो कि मध्य प्रदेश के समय पे एक टाइम पे क्वीन होती थी। और अगर और कुछ मैं आप लोगों को बताऊं नेशनल टाइगर रिजर्व के बारे में, तो देखिए जो बनाए गए हैं इसकी अथॉरिटी मिलती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत में। और इनके संरक्षण के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी बनाया गया है, NTCA, जिसका काम ही होता है टाइगर की रक्षा करना, उसको बचा कर रखना। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को न्यूज़पेपर प्लस जो मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके, जैसे फ़िलहाल ज्योग्राफी की यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, अगर उसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर इस हैंडल से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं आज के हमारे आर्टिकल की तरफ, जो कि कई सारे सब्जेक्ट्स में हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि जीएस पेपर 2 के अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी क्या बोलती है, जुडिशरी क्या कर सकती है, तो ये सारी पावर्स हमें समझ में आती है। उसके बाद जीएस पेपर 3 में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, जो इटसेल्फ इज़ अ टॉपिक इन द इंटरनल सिक्योरिटी। जीएस पेपर 4 की बात करें तो जीएस पेपर 4 में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीएस पेपर 4 के अंदर आपका जो पेपर है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का, उसमें भी 7 टॉपिक्स है। और उसमें से एक जो टॉपिक होता है वो होता है करप्शन का, जिसके यहाँ पर एलिगेशन लगाए गए हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, अपनी पावर का मिसयूज़ किया। इसके अलावा यहाँ पर जो एक आपका बोला जाता है प्रोबिटी, क्योंकि ये खुद में ही एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं और इनको प्रोबिटी यानी कि सत्यनिष्ठा के बारे में अच्छे से खबर है। तो ये सारी चीज़ें आप लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, समझ सकते हैं इन सभी चीज़ों से इसको रिलेट करके। तो चलिए अब समझते हैं फ़िलहाल केस जो है वो क्या था। देखिए, हमें पता था कि यहाँ पर लगभग 3 महीने पहले 90 डेज़ अगो क्या होता है कि दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों गिरफ्तार किया जाता है, इसके पीछे वजह थी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस की, यानी कि एक पॉलिसी इनके द्वारा लाई गई थी जो कि थी लिकर पॉलिसी। 2022 में ये लेकर आते हैं, हालांकि 2023 के अंदर कुछ ही महीनों बाद इसने उनको स्क्रैप भी कर लिया था, वापस भी ले लिया था। लेकिन ईडी जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं, उनके पास ये पावर है पीएमएलए एक्ट के तहत, पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि वो चाहें तो इसका जो सेक्शन 15 है उसके तहत अगर इनको लगता है, इनके पास सफिशिएंट इतने जो बोलते हैं एविडेंसेस हो जाते हैं, तो उसके बाद ये उस पर्सन को जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर यहाँ पर इंडल्ज है उसको क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में आप लोगों को ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग होता है कि काला धन जो है उसको वाइट बना के उसके टैक्स वगैरह से बचा जाना और उसको वाइट दर्शाना, यही होती है मनी लॉन्ड्रिंग। तो एल से आप याद रखिएगा, लॉन्ड्रिंग यानी कि कोई चीज़ को धोना है तो साफ़ किया जा रहा है, यानी कि काले धन को वाइट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। अब
अब केस की बात करें तो देखिए केस का क्या था है। सबसे पहले ये जो केस था ये गया था लोकल कोर्ट के अंदर। लोकल कोर्ट ने उसी समय पे जो सीएम थे यहाँ पर उनको बेल जो थी वो प्रोवाइड करवा दी। उसके बाद दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर अभी तक आप लोगों को ये सिचुएशन पूरी समझ में आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बेल है उसको ग्रांट कर दिया, बोल दिया कि ठीक है इंटरिम बेल आपको मिल जाएगी। लेकिन ये पूरा का पूरा जो केस है इसके अंदर बेल मिलने के बाद भी अभी भी ये जेल में ही रहेंगे। उसका क्या कारण है? क्योंकि अभी जो इन्हें बेल मिली है वो मिली है पीएमएलए एक्ट के तहत में। एक और इनके ऊपर केस चल रहा है जो कि सीबीआई की तरफ से है, और वो केस भी सेम ही लिकर पॉलिसी की वजह से है। अब इसके लिए क्या होगा, सीबीआई जो होगी वो अपना एक स्पेशल कोर्ट यहाँ पर लगाने वाली है। तो स्पेशल कोर्ट में वो इनको बेल देती है नहीं देती है, दैट विल डिपेंड सीबीआई के कोर्ट के ऊपर ही। उसका हम लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इनको ये जो बेल है ये मिल चुकी है। अब हम देखें तो देखिए 2 जजेस का बेंच यहाँ पर बैठा था जिन्होंने इनकी बेल के ऊपर सवाल उठाए, इनको बेल दे दी गई। ठीक है, अब इसमें एक और सवाल उठा था। क्या सवाल था? जो कि 5 जजेस के बेंच के लिए यहाँ पर रख दिया गया। सवाल था कि क्या ईडी के पास सच में इतनी पावर थी कि उन्होंने इतने इनके खिलाफ एविडेंसेस नहीं थे। देखिए क्या हुआ ना कि दिल्ली के जो सीएम हैं और इनके जो साथ में लॉयर है, इन दोनों का ही बोलना है कि इनको जो गिरफ्तार किया गया है वो स्टेटमेंट के बिहाफ पे किया गया। कुछ लोगों ने गवाही दी है और उसी के बिहाफ पे इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब वो भी हो सकता था कि झूठी हो। तो इसी वजह से ये जो पूरी पावर का यहाँ पर खेल चल रहा है इसको समझने के लिए यही सवाल उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट में भी बात की गई। कहीं इनका सच में बेवजह से इनको इलेक्शन से दूर रखने के लिए ही तो गिरफ्तार जो है वो नहीं करवाया गया है। इसी सवाल के ऊपर अभी जो 5 जजेस की बेंच होगा वो इस पे देखेगा कि एक्चुअली में ईडी के पास कितनी पावर है, क्या उन्होंने अपनी पावर का ठीक से इस्तेमाल किया नहीं किया। इसमें जो आगे अपडेटमेंट होते रहेंगे वो हम आपसे बताते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है केरला उत्तराखंड टॉप नीति आयोग। देखिए अब ये जो आर्टिकल है ये बात करता है कि नीति आयोग का कोई इंडेक्स है जिसको बोला जाता है SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स। तो SDG का क्या मतलब है यहाँ पे? ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अब इसके इंडेक्स के अंदर हमारी कुछ स्टेट्स हैं जिसमें केरला उत्तराखंड जो है वो तो आ जाती है टॉप नंबर पे, और बिहार जो है वो सबसे खराब सबसे वर्स्ट यहाँ पर परफॉर्म करता है। तो अब ये परफॉर्मेंस क्या है इसको समझने से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है कितना महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अगेन जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर बातें आती हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी जीएस पेपर 2 के अंदर जिसमें हम सोशल जस्टिस के अंदर इसको ले पाएंगे। आप वो क्यों आएगा? क्योंकि आप सस्टेनेबल जब यहाँ पर गोल्स को देखेंगे तो समझ पाएंगे। इसके अलावा ये हमारे लिए फिर से जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि एनवायरनमेंट में ही और उसी की प्रोटेक्शन के लिए इनको लाया गया है। फिर हम देखते हैं जीएस पेपर 4 के अंदर भी इसकी इम्पोर्टेंस को। क्यों इम्पोर्टेंस ये जीएस 4 में भी हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे गोल हैं जो एज ए आपको एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर करने होंगे। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, खासकर केस स्टडीज़ के मामले में कोई केस स्टडीज़ आपको दी गई है, प्रोजेक्ट आ रहा है तो आपको देखना है कि वो एनवायरनमेंट को लेकर साथ में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। सबसे पहले चलिए एक एक करके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसी के इतिहास को समझते हैं। ये कब आया था, क्यों आया था, इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, चलिए आराम से देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या रही है। हिस्ट्री की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आता है एक्चुअली के अंदर में 1983 के अंदर। 1983 के अंदर हम देखते हैं कि एक कमीशन आता है जिसका नाम यहाँ पर पहले तो अलग था लेकिन बाद में उसको ब्रूट लैंड कमीशन के नाम से जाना जाने लगा। ओके, ये जो कमीशन था ये एक्चुअली में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से पहले जाना जाता था। इसी में सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसकी डेफिनेशन को दिया गया था। अब डेफिनेशन बोलती है कि हमें आज की हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको कंप्लीट करना है, और लेकिन फ्यूचर के जो जनरेशन्स और उनकी जो ज़रूरतें होंगी उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ऑन नीड्स, ये है इसकी डेफिनेशन। अब हिंदी में इसको बोला जाता है सतत विकास। ठीक है,
तो सतत विकास यहाँ पर की जाने की बात की जा रही है। इसमें अगर मैं आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये 1983 में आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लाया गया था वो एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जब यहाँ पर अर्थ समिट हो रहा था 1992 के अंदर, फिर इसके अंदर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर इसी में रियो डिक्लेरेशन भी की गई, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने प्रिंसिपल्स लेकर आए कि हमें फ्यूचर को सतत विकास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसी के अंदर हम एजेंडा 21 को भी देखते हैं, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में वो पूछा जा चुका है, आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो एजेंडा 21 का यही मतलब था कि 21 यहाँ पर दे दिए गए हैं 21, और इसमें नॉन बाइंडिंग ये थे। इनका जो नेचर था वो ऐसा नहीं था कि आप सभी को मानना ही पड़ेगा, नहीं, आपको मानना चाहिए, पड़ेगा नहीं। तो नॉन बाइंडिंग प्लान था ये, और यूनाइटेड नेशंस का ही प्लान था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। अब इसकी अगर और मैं आपको बात बताऊं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉलो अप UNCED वर्ल्ड समिट भी हुए थे, जिसको Rio+10 भी बोला जाता था। जब ये आया था तो हम देखते हैं कि उसके 10 साल के बाद में Rio+10, यहाँ पर 10 का मतलब है 10 ईयर आफ्टर, ये हुआ था 2002 के अंदर, और 2000 में हम देखते हैं ये हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर। तो जोहान्सबर्ग जो है वो एक शहर है साउथ अफ्रीका के अंदर, और बल्कि वहाँ का सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ पर जो घटना थी वो हुई थी। इसके बाद में इसके अंदर क्या किया गया था, यही देखा गया था कि 10 साल के अंदर में क्या क्या अभी तक हुआ है और क्या क्या आगे हमें और करना है। फिर 2012 के अंदर हम देखते हैं एक बार दोबारा फॉलोअप सेशन होता है, जिसका नाम पड़ता है Rio 2020। क्यों? क्योंकि अब 2002 तक 10 साल ऑलरेडी हो चुके थे, अब 10 साल और हो चुके हैं, तो यहाँ पे 20 साल हो चुके हैं। इसी वजह से जो Rio 20 है वो होता है अगेन रियो के अंदर ही, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, और उसमें इश्यूज़ के ऊपर बातें की जाती है और कुछ इश्यूज़ को टच किया जाता है, जैसे कि टॉक्सिक कंपोनेंट क्या क्या ऐसे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, जैसे कि गैसोलीन जो बनता है उसमें लीड होती है, फिर रेडियो एक्टिव केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा ऐसे क्या क्या सोर्स हो सकते हैं एनर्जी के, क्योंकि डेवलपमेंट तो फिर भी करना है ना, विकास तो फिर भी करना है, तो क्या क्या ऐसे एनर्जी के सोर्स हों जो अल्टरनेटिव हो सकते हैं। आज के समय पे जो हम बात कर रहे हैं विंड पावर की या सोलर जो पावर है उन सब की, तो इन्हीं के लिए एनर्जी को अल्टरनेट करना, ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका इस्तेमाल कम से कम हो, बल्कि हो ही ना, और जो हमारी एनवायरनमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन बाहर निकलता है वो कम निकल पाए और हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा हो सके। हेल्थ प्रॉब्लम पोल्यूशन की वजह से क्या होती है, वाटर सप्लाई कैसे मिलना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें जो है बातचीत की गई थी। अब हम देखते हैं कि जो 2012 के अंदर हुआ उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर Rio 25 में ही एजेंडा हम देखते हैं 2015 के अंदर आता है एजेंडा 2030। अब ये जो एजेंडा 2030 था ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बात कर रहा है साल 2030 की। 2030 तक हम लोगों को क्या क्या करना है वो यहाँ पर बताया गया, और इसी के अंदर पहली बार 17 जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया। फ़िलहाल इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 195 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मानना चाहती हैं और उनके ऊपर काम करना चाहती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें 17 यहाँ पर डेवलपमेंट गोल हैं, कौन कौन से हैं वो अब आप आगे देखेंगे। और इसके अलावा जो ये गोल्स हैं इनको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए गए हैं, टारगेटेड किया गया है बहुत सारी चीज़ों को। तो यही है, देखिए पार्टनरशिप यहाँ पर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी एक और है जो 2013 के अंदर यहाँ पर लॉन्च किया गया था पेज के नाम से। तो ये सारी मैं वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ जो एक्चुअली में प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस में भी आप लोग इनको लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि ये प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी तो इसीलिए हम देखेंगे। अब इसी में हम क्या देखते हैं कि इसका जो पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी था, यहाँ पर पी से बनता है पार्टनरशिप, कि हम लोग क्या करेंगे अच्छे से सब लोग जो सारी कंट्री है वो एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप करेंगे। ए से हम देखते हैं कि एक्शन लेकर आएंगे, पार्टनरशिप फॉर एक्शन। जी से यहाँ पर बनता है ग्रीन, हमें ग्रीन इकोनॉमी को लेकर आना है, ए से बनता है इकोनॉमी। तो ये भी एक इसके अंदर में हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का, खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल नंबर 8 है
उसको अचीव करने के लिए एक एक्शन लाया गया था, जिसका मतलब था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर आप सारे के सारे टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स को देख पाएंगे। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इनको लाया गया। पहला ही गोल कहता है नो पॉवर्टी, दूसरा कहता है गरीबी को हटाना है, दूसरा कहता है हंगर बिल्कुल, भूख बिल्कुल मिटा देनी है, जीरो हंगर होनी चाहिए इस वर्ल्ड के अंदर। तीसरा कहता है कि हेल्थ एंड वेलबींग सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों का। फोर्थ नंबर पे आती है क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। फिफ्थ पे आता है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि मैन हो या वुमन हो दोनों के अंदर ही समानता हो, अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौके उनको बिल्कुल समान रूप से दिए जाएं। सिक्स्थ यहाँ पर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस, तो यानी कि साफ़ सफाई होनी चाहिए और साफ़ जो पानी है वो मिलना चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। सेवन्थ पे, 8 नंबर पे डिसेंट वर्क दिया जाना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक होती रहे। 9th पे हम देखते हैं इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। 10th यहाँ पर बात कर रहा है कि जो असमानताएं हैं, रिड्यूस इनइक्वालिटी, उनको घटाना है। 11th कह रहा है कि सस्टेनेबल सिटीज़ बनानी है, कम्युनिटीज़ बनानी है। 12th कहता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी जितना हम उत्पादन कर रहे हैं और जितना हम उसको खर्च कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होकर, अच्छे तरीके से जिम्मेवार होकर करना है। ऐसे नहीं है कि आपको ज़रूरत कम है लेकिन आप उसका 5 गुना या ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग जो है वो ज़्यादा करें, तो वो ठीक बात नहीं है। नंबर 13 कहता है क्लाइमेट एक्शन। हमें पता है कि आज के समय पे मनुष्य की अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो है क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा हमारी बन रही है। हमारा दिखाई दे रहा है कि आगे जाकर पता नहीं क्या क्या होगा, शायद ये जो हमारी स्पीशी है ये भी ख़त्म हो सकती है। तो ये है 13 नंबर के ऊपर। 14 नंबर पे आता है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि ओशंस को हमें ध्यान रखना है। 15 पे आता है लाइफ ऑन लैंड, यानी लैंड के ऊपर इसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं, बर्ड्स भी आ सकते हैं, ट्रीज़ भी आ सकते हैं, उन सब को हमें सस्टेनेबली रहने देना है। नंबर 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को लेकर, ये आप शांति, न्याय, इन सारी चीज़ों का जो है आगमन करते हो। नंबर 17 कहता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि आपने इन सब को लाने के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ों में पार्टनरशिप की है। इसी के बेस्ड पे, इन्हीं 17 के बेस्ड पर जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं 190 प्लस पैरामीटर, उसी से बनता है इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया का जो इंडेक्स है वही हमें समझ में आता है, जिसमें बिहार जो है वो सबसे ख़राब प्रदर्शन करता है, केरला यहाँ पर सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उत्तराखंड काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसके अलावा हमारी जो प्रदर्शन है वो पॉवर्टी, हमने गरीबी को काफ़ी हद तक कम किया है, हंगर हमारी बहुत ही कम हो गई है, हम फूड सिक्योर कंट्री बन चुके हैं। उसका एक आप PDS सिस्टम जो है इंडिया का, जिसमें फूड को बांटा जाता है, जिसके लगभग यहाँ पर 50% अर्बन पीपल और 70%, मोर देन 70% यहाँ पर रूरल जो लोग हैं उनको फ्री में या फिर जो सब्सिडाइज यहाँ पर राशन होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इससे हमारे इन 2 कारणों की वजह से जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। हेल्थ के मामले में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछड़ापन है वो है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि सबसे कम जो स्कोर मिले हैं इंडिया को, और इंडिया के अंदर भी अलग अलग स्टेट को देखेंगे तो सबसे कम प्रदर्शन किया है जेंडर इक्वालिटी को। जेंडर कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं उस समय से इतने अच्छे तरीके से आ पा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है GS पेपर 2 के अंदर भी, कि क्या क्या यहाँ पर GST क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि ये खुद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो क्या इसकी महत्व है, और GS पेपर 3 के अंदर भी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हो और ये क्या काम करती है। फिलहाल ये आर्टिकल जो है मैं आप लोगों को इसीलिए समझाने के लिए ले आई कि इसका प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। देखिए GST जो है उसके अंदर रिफॉर्म पैनल जो है उसको रीजिग किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि GST का जो पैनल होता है वो एक्चुअली में सभी स्टेट जो हैं उनके प्रतिनिधित्व के साथ में मिलकर बना होता है। उसमें हो सकता है कि उनके CMBI स्टेट्स के या मोस्टली फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं सभी स्टेट्स के, वो इसका भाग बनते हैं। अब क्योंकि जो बहुत सारी स्टेट्स हैं उनमें इलेक्शन हुए थे और मोस्टली हम देखते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा, ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर अभी अभी जो उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वहाँ पर वो चेंज हुए, रिप्लेस हुए हैं। इसी वजह से इसका भी जो पैनल है उसको पहले वाले जो मिनिस्टर्स थे उनको हटा दिया गया है और जब नए मिनिस्टर्स हैं उनको इसमें डाला गया है। GST जो होती है इसका मतलब ही होता है यहाँ पर गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो होती है वो इसको लेती है।
जीएसटी की अगर बात करें तो इसका जो पूरा का पूरा पैनल है उसमें हम देखेंगे कि इसको हेड करती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि हम देख पाते हैं कि इंडिया की सेंट्रल मिनिस्टर की तरह काम करती हैं। उसके बाद में सभी जो अदर यहाँ पर स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसमें एक एक होकर अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। वोटिंग से ही सारे फैसले जो होते हैं वो माने जाते हैं। ये जीएसटी का पूरा काम करने का तरीका होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बात कर रहा है बूस्ट फाइनेंसिंग फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट। देखिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि बजट की बात हो रही है। अभी हमें पता है कि हमारा इंटरिम बजट लाया गया था। कब लाया गया था? 1 अप्रैल को हमने देखा, लेकिन वो क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले थे तो इसी वजह से इंटरिम बजट को लेकर आया गया, यानी 2-3 महीने का ही वो बजट था। हो सकता था कि गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो जाए, फिर जो नई गवर्नमेंट है वो अपना नया जो बजट होता है वो लेकर आती। तो इसी वजह से इलेक्शन के साल में इंटरिम बजट को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। अब लगभग 26 जुलाई को हम देखेंगे कि हमारा जो पूरा फुल ईयर का बजट होगा वो प्रस्तुत किया जाएगा हमारी लोकसभा के अंदर। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा निर्मला सीतारमण जी इस बजट को सामने रखेंगी। और ये जब से बजट की बातें हो रही हैं तो यहाँ पर अजय शंकर जी बजट को फोकस में करते हुए ये बोल रहे हैं कि बहुत बार बजट से रिलेटेड स्पीचेस जब हमने देखी हैं फाइनेंस मिनिस्टर की तो वहाँ पर लगातार ग्रीन ग्रोथ की बात होती है, यानी कि हमें ग्रोथ तो करनी है लेकिन ग्रीन तरीके से, अच्छे तरीके से। तो ग्रोथ भी करनी है, ग्रीन भी रहना है। अब ये अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी COP26 ग्लासगो के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम लोग कम से कम इंडिया जो होगा वो 500 गीगावाट फॉसिल फ्यूल फ्री कैपेसिटी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की बना लेगा 2030 तक। और हम लोग क्या करेंगे 2070 तक हमने टारगेट लिया था कि हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल नेट जीरो कंट्री बन जाएंगे, यानी कार्बन को हम छोड़ेंगे ही नहीं या उतना छोड़ेंगे जितना वो साइकिल अपने आप में एटमॉस्फेयर के अंदर कर पाए। ये आप समझ पा रहे होंगे। अभी अगेन सवाल वही है, जिनको कॉप का नहीं पता, COP26 कब हुई थी। अभी तो COP28 भी हो चुकी है दुबई के अंदर में, लेकिन क्योंकि ये रेलिवेंट था इस आर्टिकल के लिए तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को ग्लासगो वाली बात ही यहाँ पर बताई। फिलहाल हम इसको भी समझेंगे, लेकिन आर्टिकल को समझने से पहले जरा एक बार कॉप के बारे में जो नज़रिया है, जो बातें हैं, उन्हीं को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पर कॉप है एक्चुअली के अंदर। देखिए कॉप जो होते हैं इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी कि अलग अलग पार्टीज़ हैं और उनकी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर एक हो रही है। अब ये जो पार्टी है, ये जो कॉप है, ये बनी है UNFCCC के अंडर में। तो UNFCCC जो है वही इसकी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बॉडी है। यूनाइटेड नेशंस की ये जो पूरी की पूरी फैकल्टी है बनाई गई है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वो वही इसकी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी को बनाया था UN के अंदर में, और ये बनी थी 1992 के अंदर में। तो 1992 के अंदर में न्यूयॉर्क में इसको साइन किया गया था, और रियो द अर्थ समिट जो होता है 1992 का, उसमें इसको रेटिफाई कर लिया गया था। तो नेगोशिएट ये होता है, हम देखते हैं न्यूयॉर्क के अंदर में, और बाद में ये मान्य किया जाता है जो रियो अर्थ समिट होता है 1992 का, उसके अंदर में। ठीक है, आई होप आप लोग अब इसको याद रखेंगे, क्योंकि याद रखने की ही चीज़ें हैं। प्रीलिम्स में इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको 2024 के अकॉर्डिंग बताऊं तो फ़िलहाल इसके अंदर 198 पार्टीज़ हैं टोटल, जो अभी इसमें कंट्रीज़ हैं। इसके रोल की बात करें तो देखिए ये जो है एक नेगोशिएटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, जिसको प्रोटोकॉल बोला जाता है, जिसका काम ही होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस बाहर निकलती हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रही है, उनको कम से कम करना है, बाइंड करना है उनकी लिमिट्स को। हालांकि इन्होंने इस समय तक 1992 में कोई ऐसी बाइंडिंग लिमिट्स को डाला नहीं था। ऑब्जेक्टिव और क्या उद्देश्य थे इसके, अब यही बात समझनी पड़ेगी कि इन्होंने नहीं डाला। तो ऑब्जेक्टिव की बात यही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आ सकता है, जो कि ला भी रहा है, उस समय पे सोचा था, आज दिखाई दे रहे हैं। उनको हमें स्टेबलाइज करना होगा। लीगल इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो जैसे कि वो मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे वो नॉन बाइंडिंग थे, इसी तरीके से हम देख पाते हैं कि ये भी जो है एक्चुअली में नॉन बाइंडिंग ही है। लीगली नॉन बाइंडिंग है, लीगली क्या होती है कि बाइंड नहीं करती है, लेकिन हाँ इसके बाद में अब जो इम्प्रूवमेंट इसके होंगे, इनिशियली नॉन बाइंडिंग थी, अब क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए उस पर ज़रा हम
नज़र अपनी डाल लेते हैं। फ़िलहाल देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज़ है वो इसकी UNFCCC की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसी के अंदर जो सभी स्टेट्स होती हैं वो रिप्रेजेंट की जाती हैं कॉप के अंदर में। कॉप जो होती है वो कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है उसको रिव्यू भी करती है। अब ये पार्टी जो है एनुअली कॉन्वर्सेशन मिलती है इसी वजह से क्योंकि 28वीं बार भी वे 2023 जो है उसमें मिल चुकी हैं। और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1995 से। अडॉप्ट करने के 3 बाद साल से ये क्या हो रही है, लगातार हर साल एक बार मीटिंग करती है। हाँ, एक बार हम देखते हैं कि 2020 का जो ईयर था उसको रीशेड्यूल करके 2021 में करना पड़ा था क्योंकि कोविड का वो दौर चल रहा था। अदरवाइज ये लगातार जो है मिल रही थी। अब कुछ मेजर इसके समिट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहला जो समिट्स हुआ था वो हुआ था 1995 के अंदर ही। ये हुआ था बर्लिन जर्मनी के अंदर हम देख पाएंगे। और इसमें क्या किया गया था, इसको बर्लिन मैंडेट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर लीगली बाइंडिंग टारगेट्स एंड टाइम टेबल्स को जो डेवलप्ड कंट्री है, ध्यान से सुनिएगा, जर्मनी में हुआ था और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर टारगेट्स दिए गए थे, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अभी तक नहीं दिए गए थे। फिर जो इम्पोर्टेंट सेशन होता है वो हुआ था 1997 के अंदर में। अब इस समय पे क्या किया गया था, ये हुआ था COP3। 3 साल हो चुके हैं तो COP3 इसका नाम था। और ये हुआ था क्योटो जापान के अंदर। तो क्योटो प्रोटोकॉल आप लोगों ने सुना होगा, एज ए UPSC एस्पिरेंट नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल भी यही बनाया गया था कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको अपने ग्रीन हाउस गैसेस के जो इमिशन है उनको कम करना पड़ेगा और ये लीगली बाइंडिंग होगा। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है उसके ऊपर अगर वो इस बात को नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर क्या किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा इनका बोलना था। हम देखते हैं क्या इंडिया में भी कभी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 2002 के अंदर में कॉप जो है वो पहली बार होती है इंडिया में, जिसको COP8 के नाम से जाना जाता है। न्यू दिल्ली के अंदर हमने इसको करवाया था। कुछ और है तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर 2015 में मीटिंग मानी जाती है जिसको बोला जाता है पेरिस क्लाइमेट, क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट इसी वजह से बोला जा रहा है, पेरिस के अंदर ही ये हुआ था, जिसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग जो लिमिट्स थी उनको सेट करने के लिए आगे बढ़ा गया था। फिलहाल 2021 में ये हुआ था ग्लासगो के अंदर, जिसमें UK एंड इटली दोनों ने मिलकर इसकी पार्टनरशिप के अंदर इसको होस्ट किया था। और अभी जो लास्ट हुआ है 2023 में वो हुआ है नवंबर-दिसंबर 2023 के अंदर COP28 जो कि दुबई UAE के अंदर में हमें होते हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर मैं और कुछ बात बताऊं आपको तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं जापान के अंदर हुआ था और क्योटो के अंदर। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ऐसा क्या किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो एक्चुअली के अंदर 1997 में यहाँ पर हो रहा था और इसको जो प्रोटोकॉल के अंदर लिमिट्स थी या बातें थी वो 2005 में पहली बार अडॉप्ट की गई, फोर्स में लाई गई। ये इकलौती ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है जिसने बाइंडिंग लिमिट्स डाली ग्रीन हाउस गैस इमिशन के ऊपर। फिलहाल इसके अंदर 192 पार्टीज़ हैं, यानी एक अलग से ये पार्टी ही बन जाती है और इसमें क्योटो प्रोटोकॉल ही इसका नाम है। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 2002 में, जब हमारे यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर में COP8 हो रही थी तो इंडिया ने उसी समय पे इसको रेटिफाई किया, इसको मान लिया, लागू कर लिया। USA एक ऐसी कंट्री है जिसने इसको कभी भी लागू नहीं किया क्योंकि उनके ऊपर ऑब्वियसली इससे ज़्यादा जो फ़र्क है वो पड़ने वाला था। अब इसका क्यों पड़ने वाला ऐसा फ़र्क है ना, क्यों आप जो है कनाडा जो इसको लागू नहीं करना चाहता। कनाडा ने जब इसको लागू किया था तो 2012 में इसे विड्रॉ कर लिया था, USA ने कभी किया ही नहीं। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे के कारण यही है कि इसके अंदर एक लिमिट रखी गई जो थी कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि सभी के लिए जो यहाँ पर जिम्मेवारी दी जा रही है वो कॉमन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट भी है। डिफरेंट कैसे हो जाती है? क्योंकि USA जैसी कंट्रीज़, क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर कनाडा की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है, ये ऐसे देश थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय पे 1950 के समय पे हद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रीन हाउस जो इमिशन है वो किया था।
अब क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा किया है, डेवलप्ड वर्ल्ड ये हैं, तो इस वजह से इनको अब जो सुधार के लिए पैसे देने होंगे वो भी ज़्यादा देने होंगे। अब जो इनको काम करना होगा, कंपनसेशन देना होगा, क्योंकि भुगतान तो अब इंडिया जैसी कंट्रीज़ को भी भुगतना पड़ रहा है, या और जो डेवलपिंग कंट्री है जिन्होंने कभी इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस को छोड़ा ही नहीं, उनको भुगतना पड़ रहा है। तो इसी वजह से इनको क्या किया जाता है कि इनके ऊपर जो पैसे हैं वो ज़्यादा लगते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनका इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा नहीं, उनको कम लगते हैं। अब इसमें टारगेट के अंदर कौन कौन सी गैसेस को यहाँ पर लिया गया था। बेसिकली ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी गैसेस होती हैं, चलिए समझते हैं। ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं उसमें क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भी और वैसे भी लगभग यही गैसेस आएंगी जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है, इसके बाद होती है मीथेन। हम मीथेन को यहाँ पर देख पाते हैं, सॉरी ये क्या होगा यहाँ पर, CH4। तो मीथेन को हम लोग जो है इसके अंदर देख पाते हैं। इसके अलावा इसमें आती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑलराइट, इसके अलावा हम देख पाएंगे सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड को। इसके अलावा यहाँ पर होती हैं जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं वो, और लास्ट में हम देख पाएंगे परफ्लोरोकार्बन्स को। तो ये ऐसी गैसेस हैं जो अगर बाहर निकल जाती हैं तो अब ये क्या करती हैं, ये अर्थ के सराउंडिंग में अपने आप को 100 सालों से भी ज़्यादा रखती हैं। किसी की कितनी लाइफ है, किसी की कितनी लाइफ है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ जो है उसकी मानी जाती है, मोर देन 500 ईयर्स के लिए। अगर आप आज 1 ग्राम 2024 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बना देते हो या छोड़ देते हो एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो 500 सालों तक भी वहीं पर रहेगी, ख़त्म नहीं हो पाएंगी। इनका लाइफ साइकिल है, ये ऐसे ही अपना जो लाइफ साइकिल है वो चलाते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इन सारी की सारी गैसेस के ऊपर क्या लगाए गए थे, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत में यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इमिशन टारगेट सेट किए गए थे कि देखिए इनको ख़त्म करना है और जितना हो सके इनको कम करना है, ठीक है। तो ये करने की वजह से यहाँ पर टारगेट्स जो हैं उनको हम देख पाते हैं कि लेकर आया गया था। इसके अलावा कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऑलरेडी समझ गए हो। जो बिगेस्ट पॉल्यूटिंग डेवलप कंट्रीज़ हैं, US, UK, फ्रांस, जापान, रशिया, ये सबको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो अभी करने लगी हैं चाइना, इंडिया, ब्राज़ील वगैरह 1950s से जो पॉल्यूट कर रही हैं उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसी के अंदर हमारे जो PM हैं उन्होंने टारगेट रखा था COP21 के अंदर कि हम लोग 2070 तक जो हमारा नेट ज़ीरो है उसको लेकर आएंगे। अदर जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि कुछ और डेवलप कंट्री है, जर्मनी जैसे वाली कंट्रीज, तो उन्होंने बोला कि हम तो 2045 तक ले आएंगे, कुछ ने बोला 2035 तक ले आएंगे। तो सबके अलग अलग टारगेट्स हैं। इंडिया ने अपना टारगेट लिया है 2070 तक का। उसके पीछे कारण है क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारे पास इतनी जो कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है ही नहीं कि हम इससे पीछे हट जाए और अपना जो विकास है उसको भी साथ में करते रहें। इसी वजह से हमने जो है इतना सारा यहाँ पर पैसा रखा है। अब इसी के तहत में एक फ़ंड भी बनाया गया था जो कि लगभग उसके अंदर जो सारी की सारी कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना था, यहाँ पर फंड के अंदर पैसों को इकट्ठा करना था, सो दैट खासकर डॉलर के रूप में, सो दैट जो फंक्शंस हैं यहाँ पर या जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से भुगतान हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है, उनकी हेल्प यहाँ पर आराम से की जा सके। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को इसमें मिली थी। आई होप आप लोगों का अच्छे से जो रिविज़न है अब हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है न्यू स्पीशीज़ ऑफ डॉग फिश शार्क डिस्कवर्ड इन केरला हार्बर। देखिए केरला के अंदर एक नई स्पीशीज़ है डॉग शिप की, तो ये आप देख पाएंगे शार्क है। ये शार्क हमें इसके इस फिन से ही पता चल जा रहा है। और डॉग फिश इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप इसकी आँखों को देखिए, इसकी आइज़ जो है वो काफ़ी पपी आइज़ की तरह दिखाई देती है। पपी आइज़ आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, बड़ी मासूम सी आँखें हैं इसकी। तो पपी आइज़ की वजह से भी इसको ये बोला जाता है। हालांकि इसकी अगर साइंटिफिक नेम की बात करूँ तो जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है सुक्वेलुस हिमा, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में शायद क्या ही पूछेंगे क्योंकि बहुत कम है इसके ऊपर। वैसे भी यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं मेंस में, प्रीलिम्स के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा उसी लिहाज से आप लोग भी जो है इसके बारे में देख लीजिए। डॉग फिश अगर कहीं पर लिखा जाता है तो आपको पता होना चाहिए हाँ वो फिश ही है। दूसरी बात, इसका जो माउथ है वो आप देख पाएंगे इसके साइड में यहाँ पर एक गिलक्लिफ की तरफ है। इसके पेक्टोरल फिन यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसके बीच में इसके पेल्विक फिन है।
यहाँ पर डॉर्सल फिन भी दिए गए हैं। इसमें पूरी की पूरी एक लाइन होती है, ये लाइन आप यहाँ इस फोटो में भी देख पाएंगे। तो ये लाइन जो होती है इसको लेटरल लाइन बोला जाता है। देखिए हमें यही समझना होता है ना कि ये दिखाई किस प्रकार के दिखाई देते हैं। इनके कैडुअल फिन भी होते हैं। अब इनको लेकर कुछ समस्याएं भी होंगी ऑब्वियसली। तो इनकी जो समस्याएं हैं वो यही है कि इनको अगेन क्या किया जाता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है इनके लीवर ऑयल निकालने के लिए, क्योंकि इनके लीवर जो होते हैं ऑब्वियसली उसमें ऑयल जो होता है वो होता है। तो इसी वजह से इनका लीवर का तेल निकालने के लिए क्या किया जाता है, इनको पकड़ा जाता है, इनको मारा जाता है, इनको कमर्शियल बनाने के लिए यहाँ पर बेवजह एक्सप्लॉइट किया जाता है। इनकी जो डिमांड है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी काफ़ी है। इसी वजह से फार्मास्यूटिकल के अंदर की वजह से भी इनको हम देखते हैं कि इलीगल तौर पे मार दिया जाता है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी गलत चीज़ें हैं, हमें बार बार पता चलती रहती हैं। इनके कंजर्वेशन के ऊपर आवाज़ उठाने का जो हमारा अधिकार है उसका हमें बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे इसके ऊपर काम करना है, क्या क्या काम होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। खैर फ़िलहाल यहीं पे आज का जो न्यूज़पेपर है वो होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर मेरे साथ बने हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप अच्छे से आप समझ पाए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कुछ अच्छा बुरा जो भी लगा हो, ताकि फीडबैक के साथ में मैं अपने अंदर सुधार भी कर पाऊँ या फिर और ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो जो है लेकर आती रहूँ। अगर सब कुछ सही है तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल फिर से मिलेंगे सुबह 5 बजे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।